अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ मनीज़ मोइन। पाक अफगान सूरत हाल पर 48 घंटों की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। वज़ीर आज़म ने अमन व अमान की सूरत हाल से मुताल्लिक अहम इजलास बुलाया, जिस पर अफगान तालिबान की पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर किया गया, जिस पर अहम फैसले होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इजलास में सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने भी शिरकत की, जबकि अगर कोई वहां पर मौजूद नहीं था तो वो सुहेल आफरीदी थे। जब से अमीर मुत्तकी ने भारत का दौरा किया है, भारत और अफगानिस्तान के अज़ाइम खुलकर सबके सामने आ गए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम पर अपना मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखा है। इस तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र दोहा में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अमन मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ पैनल होंगे मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब, जो कि दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। साबिक सफ़ीर शाहिद कियानी भी मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे, जबकि ब्यूरो चीफ पंजाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब भी इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। तो गुफ्तगू का आगाज़ मैं करना चाहूँगी शाहिद कियानी साहब से। सर, आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान के हवाले से मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है, मगर अफ़गानिस्तान की जानिब से जो बारहा पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं वो पूरी दुनिया के सामने। आप मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है कि अफ़गान तालिबान क्या दिल्ली के एजेंट बन गए हैं जो वो रुकने का नाम नहीं ले रहे? पाकिस्तान का अगला लाहा अमल क्या होगा? क्या ये सिलसिला रुक जाएगा? क्योंकि स्टेक होल्डर्स का ये कहना है कि ये सिलसिला रुकते हुए दिखाई नहीं दे रहा। कहिए, मैं आपको एक पहली बात है, आई एम ऑनर्ड टू बी ऑन योर शो। अफगानिस्तान की अगर आप तारीख को देखें ना, उसको हिंदुस्तान या किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप देखें 47 में इन्होंने आपकी मुखालफत की, यूएन की मेंबरशिप की। उसके बाद ये एक जो है, जो बॉर्डर है यूनियन लाइन, इस पर खड़ा कर दिया। हालांकि अगर इंटरनेशनल लॉ पढ़ें तो सक्सेशन ऑफ स्टेट्स के मुताबिक वो कहते हैं कि जो सक्सीडिंग स्टेट्स होती हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन हो जाए तो वो उनका कोई मसला नहीं होता। अगर आप स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर चले जाएं या ब्रिटिश गवर्नमेंट की वेबसाइट पर चले जाएं, वहाँ लिखा है दिस इशू इज क्लोज्ड। ठीक है जी, उसको वो बढ़ाते रहते हैं, करते रहते हैं। अभी जब आप ने फेंसिंग की, मैं कहता हूँ कमाल की डिसीजन थी फेंस करना, क्योंकि सॉवरेंटी है आपकी, बॉर्डर्स जो हैं दे आर सैक्रोसैंक्ट, इसको आप छेड़ नहीं सकते। लेकिन इस पर भी मसला जारी रखा। हम समझते थे, मैं समझता वो भी अजीब थे कि जी तालिबान आ जाएंगे तो हालात बेहतर हो। बिल्कुल नहीं हुए। इनको किसी की ज़रूरत नहीं। मैं बता दूं, हिंदुस्तान फ़ायदा उठाएगा, जाहिर है एडवर्सरी आपका, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है इनको। इनने कोई ना कोई इशू जारी रखना, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते रहनी है। अब वहाँ पर जो बातचीत हो रही है कतर में, मैं तो सोचता हूँ कि अगर नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनको क्या ज़रूरत है तीसरे मुल्क में जाके बातचीत करने की? क्यों नहीं आपस में यहाँ पर बात कर लेते? DGMO मैं समझता हूँ कि आपके जनरल जो हैं, जो अक्रॉस द बॉर्डर, उनके साथ करें और डिप्लोमेटिक लेवल पर वहाँ बात की। नेवरदलेस अगर कतर में हो रही है, सुना ये कि जो दोनों के वज़ीर दिफा हैं वो बातचीत करेंगे। मैं समझता हूँ कि बातचीत करने की एंड ये होनी चाहिए कि एग्रीमेंट साइन होनी चाहिए, जिसके अंदर ये दस्तखत करें ये जो अफगानी गवर्नमेंट है कि हम अपनी सरजमीन को इजाज़त नहीं देंगे कि वो और दोनों साइन करें कि इजाज़त नहीं देंगे कि वो एक दूसरे की बॉर्डर्स को वायलेट करें और दूसरे लोग उन लोगों की इजाज़त दें कि वो जाके दहशतगर्दी करें। ठीक है। तारिक रशीद साहब, आप मुझे ये बताएं कि अगर अफगानिस्तान इस गलत फहमी में मुब्तला है कि वो पाकिस्तान के साथ मुखालिफत मोल लेकर अपनी हुकूमत चला सकता है, तो किस बात का जोम है अफगानिस्तान को? क्या ऐसा हो सकता है? और पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का बयान भी हमारे सामने है, जब उनकी जानिब से स्टेटमेंट दी गई थी कि वो दिन ज़रूर आएगा या वो एक दिन आएगा जब अफगानिस्तान में रहने वाले लोगों को अपनी मर्जी के नुमाइंदा हुकूमत दिखाई देगी। तो फिर इस बात को हम किस तरह से परसीव करें कि क्या वहां पर हुकूमत बदलने जा रही है? और दूसरा ये जो मैंने आपसे कहा है कि इस किस्म का रवैया रखकर अफगानिस्तान ये कैसे सोच सकता है कि वो यहां इस खत्ते में सस्टेन करेगा? देखिए, जो बात आपके अभी शायद कियानी साहब कर रहे थे और वो हिस्ट्री का बता रहे थे, बट प्रॉब्लम ये है कि आम तौर पे हुकूमतें, कौमें हिस्ट्री से नहीं सीखती। हमने जब दोहा एकॉर्ड में भी इनको लेकर गए, फैसिलिटेट किया, अमेरिकन से बातचीत कराई, तो हमने हिस्ट्री से नहीं सीखा। और जो कुछ अफगानिस्तान में ये कर सकते हैं, ये तो देखिए वहाँ पे वैसे भी अफगान इंटरिम गवर्नमेंट इसको कहा जाता है
ये तो अफगानिस्तान के अवाम की रिप्रेजेंट ही नहीं करती उनको। ये तो इंटरिम गवर्नमेंट है, और अगर ये इंडिया से पींगे बढ़ाना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, वो तो शायद हम मुकम्मल तौर पे ना रोक सकें, बट जो अपने मुल्क में कर सकते हैं वो तो हमें करना चाहिए। हमने वो भी नहीं किया, ना जो हमारी हुकूमतें 2021 से हैं, पिछली हुकूमत ने भी नहीं किया, और जिस तरीके से इस हुकूमत को करना चाहिए वो मुकम्मल तौर पे नहीं कर सकी। मिसाल के तौर पे बॉर्डर से गैर कानूनी अफगानी कैसे पाकिस्तान आ जाते हैं? अब अफगानिस्तान के 6 हमसाए हैं और सबसे लंबा बॉर्डर हमारे साथ है, और उसके बाद और सबसे ज्यादा रिफ्यूजीज भी हमारे पास हैं। टोटल देखें अफगानिस्तान की पॉपुलेशन 48 मिलियन है, जिनमें से 41-42 मिलियन वहां रहते हैं, 6-7 मिलियन रिफ्यूजीज हैं, आधे से ज्यादा पाकिस्तान में है और हमारे बाद ईरान में है। और बाकी जो 4 हमसाए हैं जिसमें चाइना, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान है, वहां रिफ्यूजीज ना होने के बराबर है। और ईरान ने भी इन रिफ्यूजीज को कैंपों में सख्ती से रखा हुआ है। हमारे यहाँ कैंप्स तो बराए नाम ही थे और खुली छुट्टी दी हुई थी, जाके बिजनेस भी करें, घूमे फिरे भी, और उसमें शादियां भी करें, ड्रग्स भी बेचें, गन कल्चर को भी फरोग दें। अभी भी देखें रिपोर्ट्स हैं कि जो अफगानिस्तान के गैर कानूनी लोगों को वापस किया जाता है, पुलिस 15 से 20 हज़ार 25 हज़ार लेके छोड़ देती है। तो हमें जो करने के हमारे अंदरूनी काम है वो हमें करने चाहिए। और दूसरा, फिर हमने खुद इनसे डील करने की कोशिश की जो इतनी कामयाब ना हुई। हमें रीजनल अप्रोच के तहत, जैसे अभी कतर ने कहा कि 2 मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो इसमें देखें उसमें कम से कम किसी मुल्क की गारंटी होगी। हमें रीजनल अप्रोच के साथ ईरान को साथ मिलाना चाहिए, कतर जैसे साथ आ गए, चाइना को साथ मिलाना चाहिए, ताजिकिस्तान को साथ मिलाना चाहिए। इनको मिला के एक रीजनल अप्रोच के तहत वहां पे तालिबान की स्पेस को कम करना चाहिए। और अगर हिंदुस्तान एक हद से आगे बढ़ता है, देखिए बात मेरी तरफ मुकम्मल कर लूं, अगर हिंदुस्तान एक हद से ज्यादा अपना सरसुख बढ़ाता है अफगानिस्तान में, तो उसका तो उनके साथ कोई इंटरेस्ट कोलाइड ही नहीं करता। अगर वो सेंट्रल एशियन स्टेट से ट्रेड करना चाहते हैं तो रास्ता तो पाकिस्तान से जाता है। अच्छा, ठीक है, ट्रेड की पॉलिसी को अडॉप्ट करना। तारिक साहब, इंडिया और अफगानिस्तान का एक इंटरेस्ट तो है ना, और वो है एंटी पाकिस्तान। वो हम कैसे साइड पर रख सकते हैं कि इनके आपस में जो हमें इतने ज्यादा गहरे ताल्लुकात या इनकी अपनी जबान में संबंध दिखाई दे रहे हैं, तो वो क्यों दिखाई दे रहे हैं? इसीलिए क्योंकि वो सब पाकिस्तान मुखालिफ चलना चाहते हैं। लेकिन मेरा सवाल अब शहजाद भट्ट साहब से है कि आप मुझे बताएं, क्या ये जो हुकूमत अभी अफगानिस्तान में मौजूद है, इसको अपने लोगों की, अपने अवाम की सपोर्ट हासिल है, या फिर वहां से भी मुखालिफत है इनके खिलाफ? देखें मुनीज़ मोइन, सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि अफ़गानिस्तान की जो आबादी है, अगर आलमी बैंक के अदाद शुमार के मुताबिक हम बात करेंगे तो अफ़गानिस्तान की आबादी 3 करोड़ 90 लाख है। यानी कि 3 करोड़ 90 लाख का मतलब यह है कि पंजाब को अगर कंपैरिजन करें अफगानिस्तान के साथ, तो पंजाब की आधी से कम आबादी जो है वो अफगानिस्तान की है। अच्छा, इनके साथ जो हमारा सरहदी वो तकरीबन 2600 किलोमीटर की सरहद लगती है, जहां से ये इन और आउट, जो मेजर साहब बात कर रहे थे अभी तक, मेजर जनरल साहब, कि आनियाँ और जानियाँ हैं इनकी, हमें उस सरहद को कंट्रोल करना है। दूसरी बात, अगर आप देखें कि अफगानिस्तान में रहने वाले जो तादाद है पश्तून है, वो 40 से 50% पश्तून है, फिर ताजिक है 25 से 27, हज़ारा है 9 से 18, उज़्बेक 6 से 15, तुर्कमैन 15 से 13 और बलोच 2। यानी कि मेजॉरिटी आबादी जो है वहाँ पर पश्तून की है। अब अगर उनकी आबादी वहाँ पर मौजूद है तो हमारा उनका कंपैरिजन देखिए, ना उनके पास त्यारा है, ना उनके पास उस तरह की फौज है, ना हमारी उनके साथ लड़ाई बनती है। वो कहाँ पिद्दी और क्या पिद्दी को शोरबा किन्ना की लड़ाई बननी है। बट सवाल ये है कि सरहद जो है वो 2600 किलोमीटर की तवील है, वहां से सारी आनियां और जानियां लगी रहती है। जब तक ये चीज को कंट्रोल नहीं होगा, मेरा ख्याल है इस पर मजीद तबसरा करने की बजाय, साबिक सफीर है और एक बड़ा नाम है, शाहिद कियानी साहब हमारे प्रोग्राम में है। शाहिद साहब, आप बताएं कि ये जो वन बॉर्डर पॉलिसी है, ये पाकिस्तान वन बॉर्डर पॉलिसी, इसको अभी तक ओपन क्यों नहीं कर रही? अभी तक जो मूवमेंट्स है वो मुख्तलिफ जगह से आप जाके देखे हो रही है, उनकी आनियां और जानियां हैं जंग के बावजूद भी। तो वह जब तक मैं समझता हूं वन बॉर्डर पॉलिसी नहीं होगी, 2600 किलोमीटर नहीं होगा, इस पर आप बार नहीं लगाएंगे, इसको रोकेगी नहीं, तो यह तो चलता ही रहेगा। हाउ इट पॉसिबल सर?
कि किस किस्म की हुकूमत अफगानिस्तान में हो, ये उनका अपना मसला है जी। प्लीज़ मैं बता दूं आपको, ये उनका एक इंटरनल मामला है, जिस तरह मर्जी बनाएं क्या करें। हमारा मामला ये है कि हम अपने डोमेस्टिक अफेयर्स में इनकी इंटरफेरेंस या किसी मुल्क की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये एक सैक्रोसैंक्ट चीज़ इसमें नहीं होगी। जहाँ तक बॉर्डर की बात है, मैं तो ज़रा किसी और तरफ बात करना चाहता हूँ कि बजाय एक बॉर्डर के जो है, क्योंकि इन्होंने आना जाना तो है, इजाज़त है, लेकिन कोई भी 3 या 4 बॉर्डर्स बना दें, इंटरनेशनल बॉर्डर्स, जहाँ पर लोग वीज़ा लेकर आए। कार्ड कोड कोई नहीं भाई, सर वन डॉक्यूमेंट रिजीम का निफाज तो हो गया हुआ है ना, कता कलामी की माजरत, लेकिन सर वन डॉक्यूमेंट रिजीम का निफाज तो हो गया हुआ है और इस बात को भी 2 साल हो गए हैं। नहीं, आप समझे नहीं मेरी बात को। मैं कह रहा हूँ कि बजाय एक आपका बॉर्डर है ना, 2 3 4 बॉर्डर, कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं है। इंटरनेशनल बॉर्डर्स होते हैं जहाँ पर आपके शहरी या उनके शहरी आते जाते हैं। देखे ना, एक कंट्री आपके ट्रांजिट ट्रेड करती है आपके साथ, ठीक है जी, और आप उनके साथ, आपकी बड़ी अच्छी उनकी एक फेवरेबल ट्रेड है, तो आप या वो आते हैं, इलाज कराने आते हैं, कुछ करने आते हैं, अपना आप बॉर्डर्स खोलें, लेकिन ऐसा बॉर्डर्स हो जहाँ इंटरनेशनल जो लॉ चले, पासपोर्ट पे वीज़ा लगाएं और आए यहाँ पर। दूसरी चीज़, मैंने ईरान में ये बात की, मैं खुद देख कर आया बड़े अरसे पहले जब मैं फॉरेन ऑफिस में था। ईरान ने बॉर्डर के साथ इनको रखा हुआ था, इनको इजाज़त नहीं थी कि वो रेड लाइन में बनी हुई थी उसे क्रॉस करके जाएं। रोज़ उनकी गाड़ियाँ जाती थी, अगर किसी ने अस्पताल जाना है, कुछ का क्लिनिक्स बने हुए थे, टूर बने हुए थे, इजाज़त नहीं थी। इसलिए कोई वहाँ पर किसी किस्म की कोई दहशतगर्दी उस मुल्क में नहीं हुई बिकॉज ऑफ दिस। हमने तो इजाज़त, जनरल साहब को पता है, इजाज़त दे दी हर शहर में। यहाँ पर इस्लामाबाद के कई मार्केट्स के वो मालिक वो बन गए हैं। अब मैं एक आखिरी बात करूँ आपकी जी। मुत्तकी साहब फरमाते हैं, इंडिया में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सारी सुनी थी, कहते हमारे मुल्क में तो सुकून है। भाई अगर मुल्क में आपके सुकून है, बॉर्डर आपके कंट्रोल में है, तो वापस ले जाएं सबको जितने यहाँ बैठे हुए हैं। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ये आपकी सरदर्दी है। हमने इनको 1979 से पाला है, 2011 से नहीं, 1979 से पाला है। अब आपके हालात ठीक हो चुके हैं। प्लीज, रेफ्यूजी तभी होते हैं कि हालात खराब हो। अब वापस लें इनको और हमारी जान छोड़े। शायद कियानी साहब, कथा कलामी की माजरत चाहता हूं, आपका तबसरा तो बहुत ठीक है, गुफ्तगू भी बहुत ठीक है। मेरा सवाल और मेरी नाजरीन जो है वो आपसे इसका हल जानना चाहते हैं कि इतनी बड़ी लंबी बॉर्डर, एक मिनट नहीं मुनीज़े बात मुकम्मल करने दे भट्ट साहब। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, जिस बात पर वो बात कर रहे हैं, वन बॉर्डर की आपने बात की और वन डॉक्यूमेंट रिजीम की भी बात की। मैं यहाँ हमारे साबिक सफीर साहब को भी बताना चाहती हूँ कि मैंने जब चमन बॉर्डर विजिट किया था तो सर मैंने वहां पर ITTMS का सिस्टम देखा था जो मुकम्मल तौर पर वहां पर बन चुका है। सिर्फ उसके फाल होने की देर है, जिसके बाद वहां पर पाकिस्तान की एजेंसीज आकर बैठेंगी, वहां पर FIA मौजूद होगी, नादरा वहां पर मौजूद होगी, सिक्योरिटी एजेंसीज होंगी, उसके बाद इनका आना और जाना मुकम्मल तौर पर मॉनिटर किया जाएगा। तो ये बात तो अब पहले की रह गई कि कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, उस चीज़ को तो टेकअप कर लिया गया है। लेकिन ये मौजू बहुत तवील है। सर आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, हमें इस पर मजीद भी बात करनी है। कतर में जो अहम बैठक होनी है अफगानिस्तान के मामले पर, पाकिस्तान के जानिब से भी लोग वहाँ पर बैठने जा रहे हैं और अफगानिस्तान की जानिब से भी रिप्रेजेंटेशन होने जा रही है। तो वी हैव टू सी कि अब ये ऊँट किस करवट बैठेगा। अभी एक ब्रेक पर चलते हैं, वापस आएंगे। नाज़रीन आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। दोहा में अमन मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे? इसका फैसला आज मुतवक्के है। तालिबान वफ़द की क़यादत वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब, जबकि पाकिस्तान की क़यादत सीनियर सिक्योरिटी हुक्काम करेंगे। तालिबान हुकूमत की जानिब से जंग बंदी की दरख्वास्त की गई थी, जिसके बाद एक टाइम फ्रेम तय किया गया था, लेकिन आज वो टाइम फ्रेम भी ख़त्म हो चुका है। इसी पर बात करेंगे और मैं सवाल लेना चाहूँगी शायद कियानी साहब आपसे। मुझे बताएं कि एक तरफ अफगानिस्तान की जानिब से जंग बंदी की दरख्वास्त सामने आई, उस पर पाकिस्तान ने अपना लाहा अमल दिया, लेकिन अब आप मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि संजीदा है अफगानिस्तान इस मामले को लेकर, इनकी बात पर एतबार किया जा सकता है? क्योंकि एक और स्टेटमेंट भी इनकी तरफ से आई थी कि अगर पाकिस्तान ने इंटरवीन किया तो फिर जो अफगानिस्तान की फोर्सेस हैं वो इसका जवाब देंगी। आप ये स्टेटमेंट भी आपके सामने है, मुझे बताएं इनके बयान को संजीदगी से लिया जाना चाहिए? देखें जी, इनको अफगानिस्तान की हुकूमत को जितना वो बोलती है, मैं तो इंडिया में इनका बड़ा देखा, मुत्तकी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रही, तो इनको मैच्योरिटी शो करनी चाहिए। इनफ इज इनफ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इनके लिए है कि ये अगर चाहते हैं
कि इस वक्त इनके ऊपर सैंक्शंस हैं, तरह तरह की डाउट्स हैं, मिसट्रस्ट है नेबर्स में, उसको अगर बेहतर करना चाहते हैं तो ओवरकम करना चाहते हैं तो ये इस वक्त बेस्ट मौका है कि आज ये कतर में जो मीटिंग हो रही है, वहां पर ये मैं बता रहा हूँ आपको, वो जब ये जनरल साहब ने किसी ने ठीक कहा था कि गारंटर होना चाहिए, रीजनल क्या गारंटी, या टर्की भी हो सकता है, टर्की है, चाइना है, ये मुल्क हैं 2, ईरान है, ये बैठकर रीजनल अप्रोच जिसने कहा ठीक है, वो लिखें, कहें कि जी ये देखें ना, क्यों लोग परेशान हैं। इस वक्त के लोगों की फोकस थी पहले यूक्रेन जंग पे थी, फिर गाजा में थी, अब ये जो डिस्ट्रैक्शन, ये तो लोग सोच भी नहीं सकते थे क्या हुआ है, तो ये बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। तो ये अफगानिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि होश के नाखून ले और दस्तखत करे ताकि वो अपने मुल्क के अंदर फोकस कर सकें अपने मुल्क की बेहतरी के लिए। आपको मैं कई कहते हैं जी हिंदुस्तान बता रहा है, मैंने आपको फिर कह रहा हूं, इनको कोई बताने की जरूरत नहीं है, अगर इन्हें शरारत करनी है ये शुरू से कर रहे हैं, 75 साल से कर रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी में कहते हैं इनफ इज इनफ, और अंग्रेजी की कहावत है स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड। इनको हमने बहुत कर लिया, अब वक्त आ गया कि इनको बताया जाए कि भाई अब इसके बाद अब ये आपके पास ये बड़ा मौका है, कतर में आए हुए हैं, आप अपने लीडरशिप से बात करें, सब कुछ करें और यहाँ पर दस्तखत करें कि अब हम इजाजत नहीं देंगे किसी को भी कि हमारे इलाके से वो पाकिस्तान के अंदर आए। और उन्हें तो अब कन्विंस करने की जरूरत है ना पाकिस्तान को कि वो नहीं करेंगे इंटरवीन, और जो कार्रवाइयां माजी में वो पाकिस्तान मुखालिफ करते रहे हैं अब उससे इज्तनाब करेंगे, और जो पाकिस्तान ने उनके साथ करना था वो भी उन्होंने देख लिया। लेकिन मेरा सवाल है तारिक साहब आपसे, आप मुझे ये बताएं कि जब गए अमीर मुत्तकी भारत, तो फिर भारत की शय पर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया और इस वक्त हमारे 2 जो बॉर्डर्स हैं वो हॉस्टाइल हुए हुए हैं, तो आपको क्या लगता है आज जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं उसमें क्या मज़ीद एक्सटेंशन मिलेगी अफगानीस को जंग बंदी के लिए, या फिर क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं इससे आने से पहले एक दो बातों पे कमेंट करना चाहता हूँ। जरूर। आप कह रही थी कि आप चमन बॉर्डर पे गई हुई हैं जी, तो मैं तो 4 साल एज ए सीनियर मिलिट्री कमांडर चमन बॉर्डर का भी और पूरे अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर का ऑपरेशनल कमांडर रहा हूं जी। आप चमन बॉर्डर की बात कर रहे हैं, आप और ये शायद क्यानी साहब जो इंटरनेशनल बॉर्डर की बात कर रहे थे, आई थिंक वो शायद क्रॉसिंग्स की बात कर रहे थे, बॉर्डर क्रॉसिंग की, तो इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉसिंग्स की। अब देखें, एक तोरखम का दर्जन के करीब तो हमारी क्रॉसिंग्स हैं। तोरखम का बॉर्डर है, खरलाची का बॉर्डर है कुरम एजेंसी में, गुलाम खान का बॉर्डर है नॉर्थ वजीरिस्तान में, अंगूर अड्डे का बॉर्डर है साउथ वजीरिस्तान में, चमन का इंटरनेशनल बॉर्डर है, क्रॉसिंग पॉइंट है, पशीन किला अब्दुल्ला क्रॉसिंग है, बराबजा क्रॉसिंग है, बदीनी क्रॉसिंग है। ये तो मैंने आपको 8 गिना दी जो बड़ी फ्रीक्वेंटेड क्रॉसिंग्स हैं, दर्जन से ज्यादा इसके अलावा क्रॉसिंग्स हैं। तो हमें ये, जैसे मैंने पहले कहा, इसको बड़ा स्ट्रिक्टली गार्ड करना होगा और इंश्योर करना होगा कि एक भी गैर कानूनी अफगानी पाकिस्तान ना आए, वीजा लेके आए, सो बिस्मिल्लाह करके आए। दूसरा, आप पूछ रही हैं कि वहां पे क्या पॉसिबिलिटी है। देखें, अफगान तालिबान अगर वहां गए हैं तो किस लिए गए हैं? खुद गए हैं वहां पे, और खुद पाकिस्तान से इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि सीज फायर करें, तो बातचीत करने के लिए गए हैं, और जब बातचीत होती है तो रास्ते निकल आते हैं, रास्ते निकल आएंगे, सीज फायर भी आप देखेंगे कि इसकी भी एक्सटेंड हो जाएगा। और हम तो अफगानिस्तान, तो हम तो उसको अपना ब्रदर मुल्क समझते थे, लेकिन हमें हिस्ट्री से लर्न करके आगे चलना होगा। और ये वहां पे भी जो गए इंडिया में, जो आप रेफर कर रही, किस लिए गए? पहले तो देखें 2021 के बाद सबसे पहले तो हमारे यहां से जो थे हमारे इंटेलिजेंस चीफ वगैरह वहां पहुंचे थे अफगानिस्तान में, जिसको मीडिया ने भी दिखाया जी। तो अब 4 साल में ऐसा क्या हो गया? 4 साल में यह हुआ कि पहले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इनको $40 मिलियन हर हफ्ते का देती थी। जब ट्रंप साहब आए तो उन्होंने $40 मिलियन देना बंद कर दिए। फिर इन्होंने पैसे मांगे सऊदी अरेबिया से, कतर से मांगे, पाकिस्तान से भी मांग रहे थे कि हमें पैसे दें अरबों के हिसाब से, तो ये जो कैंप्स हैं हम इनको इलाकों में शिफ्ट कर देते हैं। तो पाकिस्तान ने इनको पैसे नहीं दिए और ये इनकार भी करते रहे कि जी मतलब ये है कि वहां पे इंडिविजुअल बेसिस पे पनाह ली हुई है, कोई ग्रुप्स नहीं है। अब जब पाकिस्तान ने इन पे हमले किए हैं तो अब BLA वाले भी मान रहे हैं कि जी हमारे भी वहां पे दर्जनों कैंप्स तबाह हो गए हैं, हमारे मिलिटेंट्स का भी वहां सफाया हो गया है, कुछ का हो गया, कुछ का इंशाल्लाह हम दोबारा करेंगे। तो पाकिस्तान को इन तमाम चीजों से सीख के पाकिस्तान के मफाद को आगे रख के इनसे बात करनी चाहिए। तारिक साहब,
आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, पाकिस्तान ने अपना विजन तो बहुत दफ़ा वाज़े किया है और कई बार इनको प्यार से समझाने की, क्योंकि हम तो ये समझते हैं कि ये इट्स अ वॉर ऑफ नैरेटिव अगर आप बलूचिस्तान की बात करें, मगर यहाँ पर ये जो खवारिज हैं, खा वो फितनाल हिंदुस्तान के हों या फिर वो अफगानिस्तान से आ रहे हों, ये अजीब ही माइंडसेट के लोग हैं जिनको हम अब तो ये समझ पा रहे हैं कि शायद ये लातों के भूत हैं जो बातों से मान नहीं रहे, क्योंकि प्यार से बड़ी बार समझाया है लेकिन शायद वो ज़बान हमें नहीं आती या उनको हमारी ज़बान समझने में नहीं आती। लेकिन भट्ट साहब भी क्योंकि यहाँ बैठे हुए मैं चाहती हूँ भट्ट साहब आप देखें कि ना सिर्फ इनकी सिक्योरिटी पाकिस्तान की सिक्योरिटी के साथ मशरूत है बल्कि इनकी इकॉनमी भी किसी तरह मशरूत है। अभी आप भी देखें कितने सारे कंटेनर्स इनके हमने चमन बॉर्डर पर ऑफलोड कर दिए हैं और जो उसके ऊपर फल सब्जी पड़ा है वो भी ख़राब हो रहे हैं। नुकसान वहाँ उस एंड पे भी हो रहा है, माशी एतबार से भी और सिक्योरिटी एतबार से भी। तो क्यों नहीं समझते ये? जो आप कह रही है ना कि उनको ज़बान समझ आती है गोली की, उनको ज़बान समझ आती है डॉलर्स की, ये दोनों ज़बानें उनको बड़ी अच्छी तरह समझ आती हैं। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है जंगबंदी के सबब फिल वक्त जो है वो रुक गई, लड़ाई रुक गई, 48 घंटे दे दिए कि यार को तमीरी बातचीत हो जाए, को मामला सीधा हो जाए। लेकिन मेरी राय अगर आप लेना चाहें तो बगैर तमीरी मुज़ाकरात और फ्रेमवर्क और तीसरे फरीक की निगरानी के तरीक़ेकार के बगैर ये जंग आर्जी साबित ये नहीं होनी, ये नहीं मुकनी गल इस तरह, उनको समझ नहीं आनी। हमारी प्रॉब्लम ये है जो आप कंटेनर्स की बात करें, भाई मेरा मुल्क इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मौशत मेरी मजबूत डे बाय डे मेरी मजबूत हो रही है। हमने जंगे करने, हम पुरअमन लोग हैं, हम तो भारत से भी नहीं लड़ना चाहते, इनसे भी नहीं लड़ना चाहते। हम तो वाज़े तौर पर यह कह रहे हैं कि रात की तारीकी में जो दहशतगर्द, सादा सी बात है, वो आपके इधर आते हैं दहशतगर्दी करते हैं, भाई इनको कंट्रोल करो, लंबी चौड़ी तो बात ही कोई नहीं है। लेकिन सवाल सीधा मैं करना चाहूँगा मेजर जनरल साहब आपसे, मुझे और मेरे नाजरीन को ज़रा आसान ज़बान में ये समझा दे कि बियॉन्ड द बॉर्डर जाकर हमने अटैक किया, काबुल में किया, कंधार में किया, BLA और ब्रिगेड मजीद ब्रिगेड के को टारगेट किया हमने। मैं आपसे जानना किबला ये चाहता हूँ कि मुझे तो अशरफ गनी अब आता हुआ दोबारा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन रजीम चेंज भी मुझे दीवार पर लिखी हुई नज़र आ रही है। आपके ख्याल में, आप मेजर जनरल साहब बहुत समझते हैं, कौन सी शख्सियत है जो अब सामने आने वाली है और रजीम चेंज होने वाला है? मेजर जनरल साहब, ये बरादराना तल्लकात वगैरह में बातचीत में तो ठीक लगते हैं, बट स्टेट क्राफ्ट्स में नेशनल इंटरेस्ट मैटर करती हैं और अपने मुल्क का मफाद सामने रख के बात करनी चाहिए। ये उनके अंदरूनी मामलात में वो इलेक्शन कराए, एक प्रेशर तो डालना चाहिए उन पर ताकि वहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट हो और अवाम के तर्जुमान हो। अफगानिस्तान के जो अवाम है कॉमन, वो पाकिस्तान तो दुश्मनी नहीं चाहते, ये सिर्फ अफगानिस्तान जो तालिबान वहाँ पे आए हुए हैं वो भी उसमें उनमें कई ग्रुप्स हैं, सारे तालिबान ग्रुप पाकिस्तान से इस तरह से वो दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहते। देखिए एक हकानी ग्रुप है, एक कंधारी ग्रुप है, एक हेलमंद ग्रुप है, एक पंशेरी ग्रुप्स है और मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, इनके आपस में भी बातचीत नहीं है और अंडरस्टैंडिंग नहीं है। पाकिस्तान को बॉटम लाइन ये है कि पाकिस्तान के मफाद को सामने रख के इनसे बात करनी चाहिए और किसी किस्म के गैर कानूनी अफगानी को पाकिस्तान नहीं आना चाहिए। ठीक है, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। शाहिद कियानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, ताहिद साहब भी मौजूद थे। बात यही है कि कतर में जो आज तामीरी मुज़ाकरात हो रहे हैं इस पर गारंटी सामने आनी चाहिए कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान मुखालिफ इस्तेमाल नहीं करेगा। और आज जो इंतहाई अहम इजलास हुआ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सरबराही में, तवक्को ये की जा रही है उसमें भी अफगान दरअंदाजी के हवाले से कोई अहम फैसले कर लिए जाएंगे। नाज़रीन, अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और उसके बाद मुल्क के अंदर जो मजहबी जमातों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है उस पर आज हम कहां खड़े हैं, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम में खुशामदीद। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने बताया है कि पंजाब काबीना ने TLP पर पाबंदी की समरी वफाकी काबीना को इरसाल कर दी है। सूबे में दफ़ा 144 का नफाज हो चुका है। एक तासुर था कि आज दीनी तंजीमों ने हड़ताल का ऐलान किया है, लेकिन जो तंजीमात हैं अहले सुन्नत के तर्जुमान, उन्होंने इस बात की वजाहत की है कि आज किसी किस्म की हड़ताल की कोई कॉल नहीं दी गई। जबकि दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन PTI ने अपने ट्वीट में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को मुरीदके में होने वाले वाक़यात के खिलाफ एहतजाज की हिदायत की है। बानी चेयरमैन की इस हिदायत के बाद अज़मा बुखारी ने तबसरा किया। वो कहती हैं कि तहरीक इंसाफ और TLP का एजेंडा
एक ही है। और खबरों के मुताबिक बानी चेयरमैन के ट्वीट में जाम बहक होने वालों की तादाद पर पंजाब हुकूमत ने ये कहा है कि पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सवाल तो पैदा होता है कि अपने दौरे इक़्तिदार में टीएलपी के खिलाफ सख्त बयान देने वाले बानी चेयरमैन को क्या हो गया है जब उन्होंने आज टीएलपी के हक में एहतजाज का ऐलान किया। इस पर कई सवालात पैदा होते हैं। प्रोग्राम में मुझे इस मामले पर ज्वाइन कर रहे हैं अली बलोच, रहनुमा है नून लीग के, और साथ ही साथ शौकत बसरा साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, भी मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करें। जबकि गुफ्तगू का आगाज़ में अली गौहर बलोच साहब से करना चाहूँगी। आप मुझे बताएं सर, आपको क्या लगता है तहरीक इंसाफ टीएलपी की हिमायत में क्यों खड़ी हो गई है, जबकि माजी में आपने देखा कि उस वक्त जब वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी थे तब वो खुद बहुत ज़्यादा टीएलपी मुखालिफ बयानात देते रहे हैं, और आज जब टीएलपी ये कार्रवाइयाँ करती सड़कों पर दिखाई देती है तो उसके हक में बयान आ रहा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है उनकी जानिब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये सवाल तो एक्चुअली उनसे बनता है जिन्होंने ट्वीट की और जिन्होंने उनके हक में बयान दिए। वाकई ये चीज़ें सारी बड़ी मजाकिया खेल है, लेकिन यहाँ पर काबिल जिक्र बात ये है कि असल में इनके मिजाज मुख्तलिफ चीज़ों में मिलते नहीं हैं। मसलन ये जिस तरह से बरसरे इक़्तिदार आए, ये एक्चुअली इक़्तिदार में ही वोट चोरी करके आए और बैसाखियों के ज़रिए इक़्तिदार में आए और अवाम का वोट चुरा कर उस वक्त इन्होंने पंजाब का मैंडेट चुरा कर पंजाब में और मरकज़ की हुकूमत पर ये काबिज हुए थे। और उस दौर में आपको याद होगा कि इन्होंने टीएलपी के लोगों के ऊपर सीधी गोलियां बरसाई थीं। इन्हीं के वज़ीर थे फवाद चौधरी साहब, जिन्होंने उस पर पाबंदी लगाई और इल्ज़ाम भी लगाया था कि ये बाहर के जो ममालिक हैं वो उनसे ये मतलब है कि खुफिया इनको पैसा आता है और ये पाकिस्तान की दुश्मन ताकतों के साथ मिले हुए हैं। तो आज इनकी मोहब्बत जाग पड़ी है। बानी पीटीआई खुद, हत्ता कि आप देख लें कि वो खुद इनके खिलाफ बयानात देते थे और उनके दौरे हुकूमत में सब कुछ हुआ था। लेकिन असल मसला ये है कि इस वक्त जो हमारी हुकूमत है उन्होंने जिस तरह से हमारे मुल्क के अंदर दहशत गर्दी होती है, जिस तरह से हमारे मुल्क के अंदर एक बदमाशी वाला जो कल्चर है, जो 9 मई के वाक़यात करते हैं, जो पाकिस्तान की तनसीबात के ऊपर हमला आवर होते हैं और चंद जत्थे पूरे पाकिस्तान के निज़ाम को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं, वो मेरा ख्याल है कि हुकूमत और रियासत ने फैसला किया है कि इन जत्थों से ब्लैकमेल नहीं होना और पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करना ये हुकूमत का फ़र्ज़ अव्वलीन है। लिहाजा ये तो अभी बेचारे वो भुगत रहे हैं ना, मतलब है जिस तरह से इन्होंने ख़वातीन के ज़रिए एक नेक्सस बनाया था, करप्शन का पंजाब के अंदर बनाया था, फिर जिस तरह से इन्होंने वोट चोरी किए, जिस तरह से आपको याद होगा कि उस वक्त मुल्तान से जो इनके पीटीआई के टिकट पे हाशमी साहब एमएनए भी बने, फिर उन्होंने रिज़ाइन भी दिया। उन्होंने सारी चीज़ों में इनको एक्सपोज किया था कि ये किन बैसाखियों के ज़रिए इक़्तिदार में आए थे। और बुरी ज़ुबान इस्तेमाल करना, टॉक शोज़ में गालियाँ देना, पब्लिक के अंदर गालियाँ देना और मुल्क को हाईजैक करना, तो ये पाकिस्तान इन चीज़ों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये अपने किए हुए जो इनके करतूत हैं उनको भुगत रहे हैं असल में, और ये भुगते रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि आने वाला वक्त जिस तरह से इन्होंने, अभी आपको याद है कि वो तोशाखाना 2 का भी फैसला आने वाला है, और इनकी करप्शन जो है, जो कि इन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स के ज़रिए और बाकी दीगर लोगों के ज़रिए की है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उनमें चीज़ों में एक्सपोज तो हो ही चुके हैं। अब तो वो अपने मंतकी इंजाम तक पहुंच रहे हैं। मुझे बताएं कि सबसे पहले तो उनको ट्वीट करनी चाहिए थी कि मैंने जो टीएलपी पर पाबंदी लगाई थी, मैंने जो इन पर गोलियां बरसाई थी, उसकी माफी मांगता हूं, अपनी तो माफी मांगता ना। हम तो कह रहे हैं कि वो चाहे टीएलपी के नाम पर हो या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिबादा ओढ़ के जो पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर होगा, उसको इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो पुलिस के लोगों को शहीद कर दें, दुकानें लूट लें जाकर, एहतजाज के नाम के ऊपर जो है वो पाकिस्तान में लॉकडाउन कर दे। इन चीज़ों की हरगिज़ तौर पर ना कोई पंजाब हुकूमत और बल्कि कोई सूबा भी जो है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे सकता। ये इजाज़त तो किसी जमात को भी नहीं दी जा सकती। क़त्ल कलामी की माज़रत। अली गौहर साहब, हमारे साथ शौकत बसरा साहब भी मौजूद हैं और उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करना है। बसरा साहब, आप मुझे बताएं कि एक ट्वीट किया जाता है खान साहब की जानिब से और मरियम नवाज साहिबा कहती हैं पीका एक्ट के तहत कार्रवाई होगी अगर एहतजाज किया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी जानिब से। और मुझे ये भी बताइएगा कि एक मजहबी जमात के ऊपर इस तरह से पाबंदी लगाने का जो कहा जा रहा है, आप समझते हैं कि ये जमहूरी अमल होगा? दोनों मामलात आपके सामने, पीका एक्ट वाली बात भी और तंजीम पर पाबंदी, दोनों पर मेरी रहनुमाई फरमाइएगा।
देखें, पहली बात तो ये है कि हमारे TLP से 100 इख्तलाफात हो सकते हैं और यकीनी तौर पे हैं भी। अच्छा, जहाँ तक आपने कहा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो मौक़िफ़ है वो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ देता हूँ ताकि आपको और सुनने वालों के पास जाना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा है। उनका मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। नमाज जुमा के बाद खैबर पख्तूनख्वा में हमारे तमाम कारकुनान और अवाम निकले और जुडिशल कमीशन का मुतालबा करें। ये है वज़ीर आज़म इमरान खान का और तहरीक इंसाफ का मुतालबा। सर, आज एक इंतहाई अहम इजलास होता है और वज़ीर आज़म की सरबराही में होता है। तमाम वज़राए आला उसमें शिरकत करते हैं, यहाँ तक कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म भी मौजूद होते हैं और उसका मकसद ये होता है कि किस तरह से अमन बर्पा किया जाएगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले मामले पर। सब आकर बैठते हैं मगर सोहेल अफरीदी साहब नहीं आते। एजेंडा क्या है, कॉज क्या है? वो जो आपने मुझे अभी बताया कि जुमे के बाद इकट्ठे होना है और स्ट्रेटजी बनानी है, मुझे सिर्फ एजेंडा बता दें। एजेंडा पाकिस्तान है या कुछ और है? बहुत अच्छा सवाल है। पाकिस्तान से ऊपर कुछ भी नहीं है। आप मुझे बताइए कि यही वजीर आला सोहेल अफरीदी, जब हम इनको वजीर आला बनाना चाह रहे थे, क्या क्या ये अता तारड़ हो, राना सनाउल्लाह हो, परवेज रशीद हो, किस तरह धमकाया गया, हम देख लेंगे, हम बिल्कुल नहीं बनने देंगे। भाई आप होते कौन हैं? आपके तो आपके घर वाले साथ नहीं है। ये बलोच साहब मेरे भाई हैं बेचारे, मुझे तरस आता है इन लोगों पे कि नवाज शरीफ जिसके नाम पे सियासत करते हैं वो बेचारा अपना इलेक्शन हार गया और ये हमें जहां एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है कहते हैं आपका वजीर आला नहीं बनने देंगे। जब हमने उसकी कार्रवाई शुरू की फिर आपने देखा कि तरह तरह के इल्जामात लगाए गए, हमारे MPs को धमकाया गया, डराया गया, खरीदने की कोशिश की गई। जब वही बात नहीं बनी, अदालतों में रुकावटें पैदा की गई और फिर एक अब सोहेल अफरीदी आप वो वजीर आला हैं। इस खैबर पख्तूनख्वा में बिल्कुल आपने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है। क्या एक खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला अपने बानी चेयरमैन, अपने लीडर को नहीं मिल सकता, जिनसे ये पूछना है कि आगे स्ट्रेटेजी किस तरह चलानी है, आगे हमने कैबिनेट क्या बनानी है? तो मुझे बताइए, इसी शहबाज शरीफ को जो फार्म 47 का वजीर आजम है, पहले हमें धमकियां देते रहे, बाद में इन्होंने फोन किया सोहेल साहब को, हम आपको मुबारक देते हैं। तो सोहेल भाई ने कहा बहुत मेहरबानी, लेकिन आप एक काम कीजिए, मेरे वजीर आजम और मेरे लीडर से मुलाकात करवा दीजिए। तो शहबाज शरीफ ने कहा मैं पूछ के बताता हूँ। ओ भाई चले पूछ के बताना था, बता तो देते कि वो नहीं मान रहे जो आपको लेकर आए हैं। ठीक है शौकत बसरा साहब, लेकिन मेरे पास आपका पॉइंट आ गया, लेकिन मुझे अफसोस इस बात पर है कि सोहेल साहब को आज वो जो मुल्की मामले को लेकर एक मीटिंग हुई थी उसमें शिरकत तो करनी चाहिए थी ना। सर वो शहजाद हुसैन भट्ट साहब भी हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करना है। भट्ट साहब बुरा ना मान जाएं ताखीर से अगर मैं उनकी जानिब सवाल लेकर जाऊं। भट्ट साहब आप मुझे बताएं, लाहौर की सूरत हाल पर बारीकी से आप नजर रखे हुए हैं, क्या करने जा रही है पंजाब हुकूमत इन मुजाहिरीन के खिलाफ? नहीं मुनीज़े, बुरा बिल्कुल नहीं मनाना और बसरा साहब की गुफ्तगू आवाम तक पहुँचानी है जिन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान का कह दिया, हालांकि वो पढ़े लिखे आदमी हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म का लफ्ज़ होता है, वज़ीर आज़म का लफ्ज़ नहीं होता। लेकिन आपने जो बात की है पंजाब हुकूमत की, पहले मैं इस पर अगर आप इजाजत दें तो जवाब दे दूं। ये जो पंजाब आता हूं शौकत बसरा भाई आपकी तरफ आ रहा हूं, लेकिन 4 लाइनें मेरी भी तो ले ले, मैंने आपकी 40 लाइनें ली हैं। अच्छा मुनीज़े का सवाल का जवाब दे लेने दें। वो मुनीज़े कह रही है कि पंजाब हुकूमत TLP के साथ क्या करने जा रही है, तो उसका जवाब ये है कि पंजाब हुकूमत जो है वो जनाब फौरी तौर पर इस पर पाबंदी वगैरह जिसको हम 4 शेड्यूल कहते हैं, इंतहा पसंद जमात कहते हैं, वो लगाने के लिए उसने जनाब मरासला वफाक को भिजवा दिया है पंजाब हुकूमत ने। TLP के इस वक्त 5000 से ज़्यादा अफराद भी पकड़े गए हैं और लाहौर से 624 के करीब जो गिरफ्तारियां वो सिर्फ लाहौर से हुई है। और आखिरी बात जिसमें 18/8 से लेकर 8 अक्टूबर तक जो है वो हमारा यहाँ पर दफा 144 है, यानी कि बहुत सख्ती है। लेकिन शौकत बसरा भाई एक CM KPK आ गया, वो आगे कहता है कि मैं इमरान खान साहब की दी हुई पॉलिसी पर मनोअन अमल करूंगा। भाई उन्होंने तो बना दिया है ना, अब कबीना कैसे बननी है, मामलात कैसे चलाने हैं, सूबे में लॉ एंड ऑर्डर कैसे करनी है, ये तो CM का मसला है। अब ये भी इमरान खान से, ये क्या बच्चों जैसी बातें हैं शौकत भाई? भट्ट साहब बहुत अच्छा सवाल है आपका। भट्ट साहब देखें कि सोहेल अफरीदी, वो शौकत बसरा हो, सोहेल अफरीदी हो,
हम काउंसलर मुंतखब ना होते अगर इमरान खान का टिकट हमारे पास ना होता। एक वजीर आला बन गया, अब वो पार्टी लीडर जिसके नाम पर वो वजीर आला बने हैं, जिसके नाम पर वो MP बने हैं, अब उनको इतना भी हक हासिल नहीं है कि अपने सूबे और सूबे की आवाम के लिए वो अपने चेयरमैन से मिलकर पॉलिसी ले सकें, उनका विजन ले सकें। शौकत बसरा साहब आपका भी और शहजाद हुसैन भट्ट साहब आपका भी बात यही है, जो मुल्क में इस वक्त सूरत हाल पैदा की जा रही है उसके ऊपर पंजाब काबीना ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि TLP के ऊपर जो पाबंदी है उसकी मंजूरी सामने आ गई है और इस किस्म की कोई भी कार्रवाई जो की जाएगी उसको किसी तौर भी अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, बल्कि उनके खिलाफ हुकूमत की जानिब से कार्रवाई की जाएगी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।